बच्चों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं यह एक डॉक्टर और मरीज के बीच की बात है। और बच्चों, आप जानते हैं कि जो डॉक्टर होता है वह भगवान का दूसरा रूप होता है। लेकिन होता क्या है बच्चों कि जब मरीज सबसे पहले अगर बीमार होता है तो आसपास के जो डॉक्टर होते हैं छोटे मोटे उनसे दवा लेता है, और जब मामला हाथ से बिगड़ने लगता है, छूटने लगता है, तो वह बड़े डॉक्टर के पास जाता है। उसका कारण यह होता है कि बड़े डॉक्टरों की जो फीस होती है वह ज़्यादा होती है, और दूसरी बात यह होती है कि लोग कार्य भी करना चाहते हैं और यह भी चाहते हैं कि दवा भी होता रहे। लेकिन जब बात बिगड़ जाती है, हाथ से मामला आगे निकल जाता है, अंतिम समय करीब आ जाता है, तो ऐसे समय में लोग बड़े डॉक्टरों के पास जाते हैं। और यह स्थिति जो होती है वह बहुत ही खतरनाक एवं डरावना होती है, और इसका कभी कभी कोई मतलब नहीं रह जाता, और सब कुछ जब हाथ से निकल जाता है, अब पछताए क्या हुआ, अब चिड़िया चुग गई खेत। तो यह जो कहानी है बच्चों, यह डॉक्टर रमन और उनका एक मित्र है मोहन। डॉक्टर गोपाल और रमन के बीच में, गोपाल जो है वह मरीज हैं और डॉक्टर का नाम है डॉक्टर रमन। तो गोपाल बीमार था और डॉक्टर साहब उसे देखने गए। उन्हीं के बीच में कुछ जो बातचीत हुई, किस तरीके से गोपाल ठीक हुआ, उसी का इसमें वर्णन किया गया इस कहानी में। बच्चों देखिए, कहानी कुछ इस प्रकार है। कहानी बच्चों कुछ यूँ है कि डॉक्टर रमन के पास मरीज बीमारी के आखिरी दिनों में ही आते थे। वे अक्सर चिल्लाते थे, तुम एक दिन पहले क्यों नहीं आ सकते थे। इसका कारण भी साफ था, डॉक्टर की बढ़ी फीस, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि कोई यह नहीं मानना चाहता था कि आखिरी समय आ गया है और डॉक्टर रमन के पास जाना चाहिए। आखिरी समय और डॉक्टर रमन जैसे एक दूसरे से मिल जुल गए थे, इस कारण वे उनसे डरने भी लगे थे। इस तरह जब यह महापुरुष मरीज के सामने प्रकट होते, तब इस पार या उस पार निर्णय तुरंत करना होता था। अब कोई हिलाह वाली या चालबाजी काम नहीं आती थी। बहुत समय से डॉक्टरी करने के कारण उनमें एक तुर्क स्पष्टवादिता भी आ गई थी, कठोर स्पष्टवादिता भी आ गई थी। जो उनकी बात होती थी एकदम कठोर होती थी, इस कारण उनकी राय की कद्र भी की जाती थी। अब वे राय देने वाले डॉक्टर मात्र न रहकर फैसला सुनाने वाले जज बन गए थे। उनके शब्दों पर मरीज की जिंदगी निर्भर रहने लगी थी। लेकिन डॉक्टर साहब इन सबसे परेशान नहीं होते थे। वे नहीं मानते थे कि मीठे शब्द बोलकर जिंदगी बचाई जा सकती है। वे नहीं सोचते थे कि झूठ बोलकर दिलासा देना उनका कर्तव्य है, जबकि प्रकृति कुछ ही घंटों में फैसला सुना देगी। वे यह नहीं मानते थे कि अगर मरीज आ जाए, मैं कह दूं कि इसको मैं जिंदा रख पाऊंगा, थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो जाए, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य है। लेकिन जब उनके कहीं उम्मीद उनको नज़र आती थी, कोई जरा भी किरण उनको नज़र आती थी, तो वे कमर कसकर मैदान में उतर पड़ते, चाहे जितने घंटे या दिन भी लग जाए। वे सब कुछ भूलकर मरीजों को यमराज के पंजे से छुड़ा लाने के प्रयत्न में लग जाते। अब उनके एक मित्र की कहानी बच्चों यहाँ से स्टार्ट होता है। एक मरीज के सिरहाने खड़े उन्हें खुद को दिलासा देने वाले ऐसे लोगों की ज़रूरत महसूस हो रही थी, जो झूठ बोल करके भी उन्हें ढांढस बंधा सके। ठीक, अब वहाँ ऐसी स्थिति थी, अंतिम अवस्था थी बच्चों। रुमाल निकालकर उन्होंने माथे से पसीना पोंछा और मरीज के पास चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। और बिस्तर पर उनका जिगरी दोस्त कौन था? गोपाल।
निढाल पड़ा था, एकदम बेचैन बेचैन, चैन उसको नहीं था, एकदम मूर्छित अवस्था में। उनकी दोस्ती 40 साल पुरानी थी। डॉक्टर साहब और उनके मित्र की दोस्ती कितने साल पुरानी थी बच्चों? 40 साल पुरानी थी, जो किंडरगार्टन स्कूल से शुरू हुई थी, जहाँ छोटे बच्चे किंडरगार्टन प्रणाली होती है बच्चों, मॉन्टेसरी प्रणाली, किंडरगार्टन, जो जहाँ की छोटे बच्चों को शिक्षा दिया जाता था। अब परिवार और काम धंधे की बातों को लेकर उनका मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया था, क्योंकि समय व्यतीत हुआ, शादी विवाह हुआ, सब अपने अपने में लग गए। पर प्यार में कमी नहीं आई थी। इतवार के दिन शाम को अक्सर गोपाल उनके पास पहुंच जाता और अस्पताल के कोने में चुपचाप बैठा प्रतीक्षा करता रहता कि डॉक्टर साहब कब खाली होते हैं। फिर दोनों साथ खाना खाते, फिल्म देखते, देश दुनिया के बारे में जम की बातें करते। उनकी स्थायी मित्रता थी। इसमें वक्त और हालात का कोई असर नहीं पड़ा था। चाहे जितनी भी व्यस्तता हो, लेकिन मित्रों के बीच में समय निकाल करके बातचीत करना, इस पर कोई प्रभाव, व्यस्तता का प्रभाव उस पर नहीं पड़ा बच्चों। अपनी व्यस्तता के कारण डॉक्टर रमन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था कि गोपाल पिछले 3 महीने से उनसे मिलने नहीं आया है। एक दिन सुबह, इधर बीच डॉक्टर साहब काफ़ी व्यस्त थे, उन्हें या नहीं कि 3 महीने से उनके मित्र रमन से उनकी मुलाकात नहीं हुई। सुबह जब उन्होंने मरीजों से भरे अस्पताल की एक बेंच पर उसके बेटे को इंतज़ार करते देखा, तब उन्हें याद आया फिर भी वे घंटे भर तक उससे बातें करने का वक्त नहीं निकाल सके। इसके बाद जब वे ऑपरेशन रूम जाने के लिए उठे तो उसके पास जाकर बोले, क्यों आए हो बेटे? लड़का झेपता हुआ धीरे से बोला, माँ ने भेजा है। बात क्या है? पापा बीमार हैं, आज ऑपरेशन करने का दिन था। 3 बजे तक वे फुर्सत नहीं पा सके। इसके बाद वे तुरंत लॉली एक्सटेंशन में स्थित मित्र के घर के लिए चल पड़े। गोपाल बिस्तर पर पड़ा सो रहा था। डॉक्टर साहब उसके सिरहाने जा खड़े हुए और पत्नी ने पूछा, यह कब से बीमार है? पत्नी से पूछा कि यह कब से बीमार है? 1.5 महीना हो गया डॉक्टर साहब। किसका इलाज चल रहा है? एक पड़ोसी डॉक्टर का। हर तीसरे दिन आते हैं और दवा देते हैं। नाम क्या है उनका? अब पत्नी ने जो कुछ भी नाम बताया, डॉक्टर नाम ने कहा कि उनको कभी मैंने ऐसा नाम सुना ही नहीं। बोले, इसे मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे तो कुछ बताना था। तुमने खुद क्यों खबर नहीं की? हमने सोचा आप व्यस्त होंगे और व्यर्थ में आपको परेशान करना होगा, पत्नी ने बड़ी दयनीयता से कहा। वह काफ़ी परेशान नज़र आ रही थी। डॉक्टर समझ गए कि अब गंवाने लायक वक्त नहीं है। उन्होंने कोट उतारा, बक्सा खोला, इंजेक्शन से ट्यूब निकाली और खौलते हुए पानी मुझसे रख दी। बच्चों, खौलते हुए पानी माने इंजेक्शन को दोबारा प्रयोग करना। उन्हें यह सब करते देखकर और भी परेशान होने लगी उनकी जो पत्नी, बच्चे सब थे, और सवाल पूछने लगी। अब सवाल मत करो, डॉक्टर ने जोर से कहा। उसने बच्चों पर नज़र डाली जो खौलते पानी में सुई को उछलते देख रहे थे। वे बोले, बड़े लड़के को यहीं रहने दो, बाकी सबको किसी और कमरे में भेज दो। मरीज की बाह में इंजेक्शन लगाकर वे कुर्सी पर बैठ गए और घंटे भर उसे देखते रहे। मरीज शांत पड़ा था। डॉक्टर के चेहरे पर पसीना निकल आया और थकान से आंखें मूंदने लगीं। मरीज की पत्नी कोने में खड़ी चुपचाप सब कुछ देख रही थी। फिर धीरे से बोली, आपके लिए कॉफ़ी बनाऊं? नहीं। हालांकि भूख से वे बेहाल हो उठे थे। उन्होंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। थोड़ी देर बाद वे उठे और बोले, मैं बहुत जल्द लौट आऊँगा, इन्हें बिल्कुल मत छोड़ना अकेले। थैला उठाया और बाहर खड़ी कार में जा बैठे। 15 मिनट में वे वापस आ गए। साथ में एक नर्स और सहायक भी थी। पत्नी से बोले, मैं एक ऑपरेशन करूंगा, तुरंत वे यहाँ से बच्चों उस जगह से उठते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं था। मरीज की हालत गंभीर थी और उन्होंने पत्नी से कहा कि इन्हें तनिक भी छेड़ना मत, माने बातचीत इनसे मत करना और न इन्हें छोड़ के कहीं अन्यत्र जाना, और मैं तुरंत आ रहा हूँ, ऑपरेशन इनका करूँगा। अब ऑपरेशन नाम सुनते ही पत्नी बच्चों घबरा गई और
घबरा कर पूछा तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा बाद में बताऊंगा, अभी तुम लड़के को यहाँ छोड़ दो और तुम क्या करो कि किसी पड़ोसी के घर, अपने पड़ोसी के घर चली जाओ और जब तक मैं न बुलाऊं वापस मत आना। पत्नी बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने वाली थी कि नर्स ने उन्हें संभाल लिया और बाहर जाने में मदद की। अब रात करीब 8 बजे मरीज ने आंखें खोली, बिस्तर पर धीरे से हिला। सहायक बहुत खुश हुआ, कहने लगा अब ये ज़रूर ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भावहीन आँखों से उन्हें देखा और धीरे से कहा, इसे ठीक करने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके दिल का क्या होगा? नाड़ी में तो सुधार हुआ है, ठीक है, लेकिन इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में शुरू में हल्का सुधार दिखाई देता है, लेकिन वह टिकता नहीं, वह झूठा साबित होता है। फिर थोड़ी देर सोचते रहकर बोले, अगर नाड़ी सवेरे 8 बजे तक चलती रहती है तो यह अगले 40 बरस तक चलती रहेगी, लेकिन मुझे शक है कि रात को 2 बजे के बाद भी यह इसी तरह चलती रहेगी। इसके बाद उन्होंने सहायक को वापस भेज दिया और मरीज के पास बैठ गई। 11 बजे के करीब मरीज ने फिर आंखें खोली और डॉक्टर की ओर देखकर मुस्कुराया। उसमें हल्का सुधार हुआ था और उसने कुछ खाना भी खाया। घर भर में चैन और खुशी की लहर दौड़ गई जब डॉक्टर के पास आ खड़े हुए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे। जितने लोग थे सब डॉक्टर के पास आए और कृतज्ञता प्रकट करने लगे, धन्यवाद देने लगे। लेकिन डॉक्टर चुप मरीज की ओर देखते रहे। लगता था कि वे किसी की बात ही नहीं सुन रहे हैं। पत्नी पूछने लगी कि अब वे क्या खतरे से बाहर हैं। उन्होंने सिर घुमाया। उन्होंने कहा, इन्हें हर 40 मिनट के बाद ग्लूकोज और ब्रांडी देती रहो, 2 चम्मच काफ़ी होगा। पत्नी रसोई घर में चली गई और वह बेचैन हो रही थी। वह चाहती थी कि जो भी सच्चाई हो, अच्छी या बुरी, उसे पता चल जाए। डॉक्टर साहब कुछ स्पष्ट क्यों नहीं बता रहे हो? दुविधा उसके लिए बढ़ती जा रही थी, सह नहीं पा रही थी, वह असहाय हो रही थी। शायद वे मरीज के ही सामने कुछ न कहना चाहते हो, इसलिए रसोई के दरवाजे से उसने उन्हें इशारे से बुलाया और वे चले गए तो उसने पूछा, अब वे कैसे हैं? बच तो जाएंगे? बच्चों, पत्नी परेशान हो रही थी। डॉक्टर ने ओठ काटे और ज़मीन की ओर देखते हुए धीरे से कहा कि अपने पर काबू रखो, इस वक्त सवाल करने का समय नहीं है और सवाल मत करो। भय से पत्नी की आंखें फैल गई। उसने उसके हाथ कसकर पकड़ लिए और कहने लगी, मुझे सच बता दीजिए, इस वक्त मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। यह कहकर वे कुर्सी पर जाकर फिर बैठ गए। पत्नी ने चीख कर रोना शुरू कर दिया। आवाज़ सुनकर मरीज ने चौंक कर आंखें खोली और देखने लगा कि क्या बात है। डॉक्टर साहब फिर उठे, रसोई की ओर गए, दरवाज़ा बाहर से बंद कर कुंडा चढ़ा दी, जिससे आवाज़ बाहर निकलने से रुक गई। वे फिर कुर्सी पर आकर बैठे तो मरीज ने धीरे से पूछा, क्या आवाज़ थी? कोई रो रहा था क्या? डॉक्टर ने कहा, तुम अपने पर जोर मत अब डालो, बात मत करो, सोने की कोशिश करो। मरीज ने फिर पूछा, क्या मैं जा रहा हूँ? मुझसे मत छिपाओ। डॉक्टर ने अस्पष्ट सी कुछ ध्वनि की और कुर्सी पर बैठे रहे। उनके जीवन में ऐसी स्थिति कभी नहीं आई थी। लीपा पोती उनके स्वभाव में नहीं थी, इसी कारण लोग उनके शब्दों को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने मरीज की तरफ एक नज़र डाली और उसने इशारे से उन्हें पास बुलाया और धीरे से कहने लगा, मैं जानना चाहता हूँ कि और कितना जीऊँगा। मुझे वसीयत पर दस्तखत करना है। बेटा, वसीयत वह होता है कि वकील केस को लेकर के वसीयत लिखी जाती है और मरने के बाद कि हमारे जायदाद का जो हक होगा, हमें किसको कितना देना है, पूरी बात इसमें व्यक्ति लिख देता है। अगर मृत्यु हो जाती है तो वह एक सरकारी सबूत होता है, वह तैयार रखी है। पत्नी से कहो उसे उठा लाए, तुम गवाह के दस्तखत कर देना। तुम गवाह के रूप में दस्तखत कर देना। डॉक्टर बोला, इस वक्त अपने पर दबाव मत डालो, शांत रहने की कोशिश करो। लेकिन यह कहते हुए वह स्वयं को मूर्ख महसूस कर रहे थे। सोचने लगे, कितना अच्छा हो मैं इन सब से बचकर किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां मुझसे कोई सवाल न पूछा जा सके। मरीज ने अपने कमज़ोर हाथों से डॉक्टर की कलाई फिर से पकड़ ली
और जोर देकर कहने लगा, राम, यह मेरा सौभाग्य है कि इस वक्त तुम यहाँ मेरे पास हो। मैं तुम्हारे शब्दों पर विश्वास कर सकता हूँ। मैं जायदाद का मामला सुलझा कर जाना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे बाद पत्नी और बच्चों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें सुब्बिया और उसके लोगों की जानकारी है। वक्त रहते मुझे दस्तखत कर लेने दो। बताओ। ठीक है, लेकिन जरा ठहरो, डॉक्टर ने उत्तर दिया। फिर वे उठे और बाहर अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। सोचने लगे, घड़ी देखी, आधी रात हो चुकी थी। वसीयत पर दस्तखत होने हैं तो 2 घंटे में हो जाना चाहिए, नहीं तो वे संपत्ति के बारे में जिम्मेदार नहीं होना चाहते थे, क्योंकि बच्चों, यदि बीच में ही मृत्यु हो जाती, भगवान न करे, तो क्या होता। लोग यही कहते ना, अगर लड़ाई झगड़ा होती तो यही होता कि इसका कारण कौन है, डॉक्टर है, डॉक्टर ने दस्तखत नहीं करने दिए। और बच्चों, अगर दस्तखत कर रहा देते तो उसका परिणाम क्या होता कि जो मरीज़ था वह यही सोच के मर जाता कि मेरी अंतिम अवस्था आ गई है, तभी तो अब मैं दस्तखत कर रहा हूँ। तो घर की समस्याओं का उन्हें अच्छी तरह से ज्ञान था और सुब्बिया था, उसके लोगों का भी उन्हें जानकारी थी। लेकिन इस वक्त वे क्या कर सकते थे। अगर वे वसीयत पर दस्तखत करने की सुविधा उसे दे देते तो यह उसकी मौत का परवाना भी हो सकता था, क्योंकि इसके कारण जीवित रहने की उसकी जो कोशिश थोड़ी बहुत बची थी वह खत्म हो जाती। वे गाड़ी से निकले और घर की ओर चल पड़े। फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मरीज बराबर उनको देखे जा रहा था। डॉक्टर ने खुद से कहा, अगर मेरे शब्द इसे बचा सकते हैं तो इसे मरना नहीं चाहिए। वसीयत की फिर क्यों ज़रूरत है। वे बोले, सुनो गोपाल, यह पहली दफ़ा वे अपने मरीज के सामने नाटक करने जा रहे थे। बच्चों, झूठ बोलकर जीवन जीने की उसकी इच्छा जगाने और मरीज के ऊपर झुककर वे जरा ज़्यादा जोर देकर बोले, तुम वसीयत की फिक्र मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। अब बच्चों, यह सुनते ही मरीज के चेहरे पे चमक आ गई। संतोष की सांस भरकर उसने कहा, तुम कह रहे हो, यह तुम्हारे मुंह से निकली बात जरूर सच होगी। डॉक्टर ने कहा, हाँ, मैं कह रहा हूँ, तुम हर क्षण ठीक हो रहे हो। अब सो जाओ, गहरी नींद में सो जाओ, मन से सब परेशानियाँ निकाल दो, मैं सवेरे तुमसे मिलूँगा। मरीज ने धन्यवाद के भाव से डॉक्टर की ओर देखा और फिर आंखें बंद कर ली। डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और धीरे से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गया। घर जाते हुए रास्ते में वह अस्पताल में रुके और सहायक को बुलाया और बोले, तुम लॉली एक्सटेंशन वाले मरीज के पास चले जाओ और दवा की एक ट्यूब साथ ले जाना। अब किसी भी क्षण वह जा सकता है, कष्ट ज़्यादा हो तो यह ट्यूब दे देना, जल्दी करो, जाओ। दूसरे दिन 10 बजे वह फिर वहां पहुंच गए। कार से निकलते ही मरीज के कमरे की ओर तेजी से गए। मरीज जाग रहा था, ठीक दिख रहा था। सहायक ने बताया कि सहायक ने बताया कि नब्ज सही चल रही है और उसने स्टेथोस्कोप मरीज के दिल पर रखा। कुछ देर सुना। स्टेथोस्कोप माने जिससे बच्चों धड़कन नापा जाता है कि कितनी तेज़ी से चल रहा है। मरीज के दिल पर रखा और कुछ देर सुना और पत्नी से बोला, देवी, अब खुश हो जाओ, तुम्हारा पति 90 साल तक जिंदा रहेगा। अस्पताल लौटते हुए सहायक ने डॉक्टर से पूछा, सर क्या वे जीवित रहेंगे? डॉक्टर से पूछा, सर क्या वे जीवित रहेंगे? अब मैं शर्त लगाकर कहता हूँ कि गोपाल 90 साल तक जिंदा रहेगा, लेकिन मेरे लिए हमेशा यह पहेली बनी रहेगी कि वह यह मामला कैसे झेल गया। बच्चों, डॉक्टर के 2 शब्द ही एक व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। बच्चों, यह देखा गया है कि ऐसा परीक्षण भी किया गया है कि किसी व्यक्ति को यह बता दिया गया कि तुम्हें सांप उसको मृत्युदंड देना था, और तो मृत्युदंड देना था, उसको यह सज़ा सुनाई गई थी कि तुमको मृत्युदंड दे दिया जाएगा, जहरीले सांप से तुमको डसा जाएगा, जिससे कि तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी।
और वह जो कैदी था उसको लिटा दिया गया, लेकिन उसको जहरीले सांपों से नहीं डसाया गया, बल्कि उसको सुई थी एक, और उसके पैर में थोड़ा सा लगा दिया गया। अब व्यक्ति के मन में यह हो गया कि मुझे सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि सांप ने डसा नहीं था, कोई जहर उसके शरीर में नहीं गया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्टर के जो दो शब्द होते हैं कि तुम जिंदा रह सकते हो, हिम्मत करो, वह व्यक्ति को अमृत के समान होता है बच्चों, और वह उसको जीवन प्रदान कर देता है। तो इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं बच्चों, वह आपके कमेंट बॉक्स में आप चले जाइए, उसमें प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। धन्यवाद।